ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात होगी गाजा पट्टी की। गाजा पट्टी में लगातार हो रहे हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों के बीच पहली बार गाजा के मुद्दे को लेकर बात हुई है। इजरायल और रशिया के बीच बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब 17 नवंबर यानी कि कल यूएनएससी में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर मतदान होना है। ये प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा योजना पर आधारित है। इससे पहले रशिया ने अमेरिकी ट्रंप के गाजा पीस प्लान को चुनौती देते हुए अपना खुद का प्रस्ताव भी पेश किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा को लेकर रशिया ने जो प्रस्ताव दिया है वह अमेरिकी पीस प्लान से बहुत अलग है। तब पुतिन की बातचीत होना और क्या ये जो पुतिन की एंट्री हुई है इससे कुछ तस्वीर विजय जी बदलती हुई दिखाई देगी? कोई नई खिचड़ी क्या रशिया और इजरायल के बीच भी पक रही है? तस्वीर बदली है इसलिए ये मुलाकात हो रही है। अब समझिए, जब गाजा का पीस प्लान बना, हम सब लोग उस पर भी चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका के साथ जो गाजा पीस प्लान बना, जिसमें और सारे लोगों को भी, देशों को भी शामिल किया गया 20 पॉइंट, उसको न तो गाजा ने ईमानदारी से, मतलब वहाँ पर हमास ने उसको ईमानदारी से एग्जीक्यूशन प्लान पर लाए, ना इजराइल लाए। और बार बार ये बात हो रही थी, हमास ने कहा कि भाई हमारे साथ धोखा किया गया है, जो बातें कही गई थी वो नहीं आई हैं। इजराइल भी उन बातों पर, भले ही ट्रंप साहब के कहने से नेतन्याहू की क्योंकि मुलाकात हुई थी तो उसको उस समय मान लिया गया और वहाँ ट्रंप साहब पहुँच भी गए, उसको देने के लिए शांति का बड़ा एक जश्न भी मनाया गया। लेकिन उस समय ये साफ हो गया था कि ये काम नहीं चल रहा और उसके बाद तो मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा शायद वक्त हो गया। तो हमले जारी है, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ है। तो अब नेतन्याहू को यहाँ से भी समझ में आया होगा कि पुतिन का जो प्रस्ताव है, क्या उस पर भी कुछ बातचीत करके कुछ काम किया जा सकता है कि नहीं किया जाता। और पुतिन को भी जरूरत है, जेलेंस्की के साथ जो झगड़ा चल रहा है, कि उसमें वो अपनी ताकत बनाए। पुतिन किस लिए आजकल कर रहे हैं ये सारी कोशिश कि वो अमेरिका की सुपर पावर से कम नहीं रहे। ये सुपर पावर का एक फाइट जो अलग से चल रहा है, इसलिए ये बड़ी बात चल रही है। लेकिन ट्रंप के गाजा पीस प्लान को लेकर पहले दिन से शक था और पहले दिन से किसी ने भी ईमानदारी से उसको नहीं माना। चाहे वो शवों को देने की बात हो, चाहे वो बंदूकों को छोड़ने की बात हो, या इजरायली सेना के पीछे हटने की बात हो, इनमें से कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ। केवल ट्रंप साहब को अपनी वाहवाही करानी थी तो उन्होंने एक पीस प्लान बना दिया। फिर वो पूछना चाहिए थी कि ट्रंप ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं या पुतिन डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ट्रंप तो ज्यादा डेस्परेट थे ही। पुतिन उसको वो करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही है, क्योंकि पुतिन का जो झगड़ा है वो जेलेंस्की से तो सीधा है ही, लेकिन जेलेंस्की से वो लड़ सकते हैं। मगर ये लड़ाई तो जेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं हो रही ना, ये लड़ाई पुतिन वर्सेस ट्रंप हो रही है, समझे। चाहे वो नाटो के साथ में करके, जैसे वो रामचरितमानस की तरह से है कि बाली को मारने के लिए सुग्रीव को सामने रखा जाए, उसी तरह की वहाँ लड़ाई चल रही है। और पुतिन को पूरी दुनिया में सुपर पावर के तौर पर री एस्टेब्लिश अपने आप को करना है, जो यूएसएसआर का था। और ट्रंप साहब के जिस तरह के बयान और वो सब आ रहे हैं, तो उनको ये मौका मिल रहा है कि जो भी लोग इसमें से निकल कर आ सकते हो या सपोर्ट खड़ा हो सकते हैं। तो मुझे ये सुपर पावर्स की जो लड़ाई है उसके बीच में सब लोग इधर से उधर चल रहे हैं। अब यूएनएससी में हो सकता है, क्योंकि यूएनएससी में भी कोई बहुत बड़ा तो ऐसा है नहीं कि प्लान अमेरिका जो प्रस्ताव रखेगा उसको पास नहीं हो सकता, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन रूस का भी ये मामला है पुतिन साहब का कि वो लगातार इस मसले पर खड़े होना चाहते हैं और जेलेंस्की के साथ झगड़े में उनकी बहुत सारी चीज़ें, परेशानियां बढ़ी हैं, उससे भी उनको दिक्कत हो रही है। रूस का जो ऑयल का जो झगड़ा है ट्रंप साहब के साथ, वो भी तो एक बड़ा सिरदर्द है ना, कि जिस तरह से भारत के साथ उन्होंने किया है और देशों के साथ किया है। तो उस सब लड़ाई के लिए पुतिन को लगता है कि उनको सुपर पावर होने का वक्त है। जो जो लोग अमेरिका से नाराज हैं उनके साथ कैसे खड़ा हुआ जाए। ये इजराइल भी तो हर्षवर्धन जी अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई के तौर पर दिखाई दिया है। बिल्कुल साथ है। इजराइल अगर ईरान तक जाता है और अमेरिका उसमें अगर साथ दे रहा है तो ये तो पुतिन भी देख ही रहे हैं। फिर भी ये कनेक्ट होना, इसमें ट्रंप को इनसिक्योर करने की कोशिश करना, क्या एक नई पिक्चर बनाने की तरफ इशारा है? देखिए, भारत ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो दुनिया में अपनी विदेश नीति रखी थी, वो दुनिया के दूसरे देश अब उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो मल्टी कंट्री डिप्लोमेटिकल रिलेशन
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खांचा तय है, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो इस तरफ हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हैं तो इस तरफ हैं, जो रशिया चाइना वाला ब्लॉक है तो इस तरफ है। अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर कहें कि उसकी लीडरशिप पोजीशन किसके पास है तो वो नरेंद्र मोदी के पास है। ये दुनिया में कोई नेता अब तक साहस नहीं कर पाया कि वो रशिया भी चला जाए और वो यूक्रेन भी चला जाए, दोनों से एक बराबर बात करे, बावजूद इसके कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक समय उन्होंने बहुत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छे विचार उनके नहीं थे, बाद में उन्होंने कहा कि मोदी कर सकते हैं। अब इजराइल की स्थिति आप समझिए, नेतन्याहू को यह पक्का पता है कि जब तक वो अपर हैंड नहीं दिखेंगे तब तक उनके देश में उनकी सत्ता नहीं रहेगी, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप का जो काम करने का तरीका है वो किसी चीज को अंतिम परिणति तक नहीं ले जा पाता है। उनको ये भी बहुत साफ साफ पता है कि ट्रंप ने कई बार उनकी जो इच्छा थी उससे इतर हट के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। ऐसे में वो भी अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना आदमी की जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो उस तरफ भी जाता है। और कई बार जब इस तरह की स्थिति बनती है तो आप बार्गेन करने को, यानी अमेरिका के ऊपर दबाव और बनेगा। और देखिए, नेतन्याहू बाइडेन के समय से लेकर ट्रंप के समय तक ये देख रहे हैं। एक समय तो ये भी लगा था क्या अमेरिका उनसे उस तरह से नहीं रहेगा, बाइडेन ने तो ये कह दिया था कि आप वहां जेनोसाइड करने जा रहे हो, ट्रंप भी बीच में कहने लगे थे। तो ओवरऑल दुनिया बहुत दूसरी तरह से अभी चल रही है, रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स का टाइम है। पुतिन, जो विजय जी ने कहा वो उससे मैं सहमत हूं कि वो यूएसएसआर भले न बना पाए, लेकिन यूएसएसआर जैसा अपना इंपैक्ट दुनिया में चाहते हैं। ये लड़ाई है और उसी में इसको आप उसी एक्सरसाइज के एक एक्सटेंशन के तौर पर देख सकते हैं। रागी जी, 3 बिंदुओं पर बात हुई है जब ये कॉन्वर्सेशन हुई है पुतिन में और नेतन्याहू में। एक तो गाजा में सीज फायर को लेकर, ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर, ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत होना, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ें हम मान करके चलें कि इज़राइल अमेरिका से इतर किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। जब गाजा पर इज़राइल अटैक कर रहा था उस समय भी रसिया जो था वो इज़राइल का बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। साथ साथ जब ईरान के साथ उसका युद्ध चल रहा था तब भी रसिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा था, न कि इजराइल के साथ खड़ा था। तब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था। ये डायनेमिक्स मोटा मोटी ये डायनेमिक्स से क्लियर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीस प्लान के अंदर है, जो डीमिलिटराइजेशन होने का मामला था और फिर वहाँ पर जो गवर्नेंस है, जिस गवर्नेंस को लेकर के जो है था कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स जो होगी वहाँ पर कौन रहेगा। तो सामान्यतः देखा यह जाता था ये जो यूएन की जो कमिटी होती है वही इन सब चीज़ों को देखती है। अब इसमें जो ट्रंप के तरफ से जो मसौदा आया है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर यूएन का कहीं से आपको इंटरवेंशन नहीं, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। होना तो यही चाहिए था। यूनाइटेड नेशन जो है वो बना ही इसीलिए था, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी था कि भाई पूरी दुनिया के जो पीस है उस पीस मेंटेन रहे। पीस कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक जगह भी यदि बोलने के लिए खड़े हुए थे, सभी देशों के जो नुमाइंदे वहां पर थे सब चले गए थे, सभी राष्ट्राध्यक्ष चले गए। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब ने जो बात की ना वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि यूनाइटेड कलेक्टिविटी है ये। मतलब कि सब लोग किस तरह से देश, दुनिया के देशों में शांति रखें, ये काम यूनाइटेड नेशंस का है। और ट्रंप साहब ने उसको इतर करके या साइडलाइन करके पूरा उन्होंने एक कंट्री का इससे एजेंडा बना दिया जी। अब जब और मजेदार बात है कि उस एजेंडे को तब आप ला कहाँ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ला रहे हैं। तो वहां पर जरूर कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा कि नेतन्याहू को लगा होगा कि ये जो पीस डिजाइन है जो अमेरिका ने ये किया है उसमें कुछ भूमिका जो है वो रसिया के तरफ से आए जो इजराइल के इंटरेस्ट को भी फुलफिल करे। या तो हो सकता है कि ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि यहां से आप काउंटर कराए, क्योंकि पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज के हस्तक्षेप को इजराइल बिल्कुल ही नहीं वहां पर चाहता। तो सर यूएनएससी में मुद्दा आएगा, जबकि ये चीजें वहां पर वो डील हुई थी, डील के वो हिस्सा था और जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री ने इसको अप्रूव किया था। हो सकता है कि शायद इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रही हो। ठीक, एक और खबर है, ट्रंप ने एक बार फिर से ये कहा, आपको याद होगा कि पुतिन से मिलकर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अब ट्रंप के सबसे करीबी ये कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन का मिलना जरूरी है,
यूक्रेन युद्ध रोकना है तो ट्रंप और पुतिन में डायरेक्ट बात जरूरी है। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ट्रंप के नंबर 2 हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की आलोचना करने वालों को नजरअंदाज करें, क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना होगा। जेडी वेंस ने कहा कि अगर यूक्रेन में शांति लानी है तो ट्रंप और पुतिन दोनों को आगे आना होगा। अब हम ट्रंप की बात को माने, वो ये कह रहे हैं कि पुतिन से मिलकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये तो ट्रंप ही है ना, ट्रंप बोल रहे हैं, उनके बिहाफ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। या फिर हम इनकी बात माने जो जेडी वेंस कह रहे हैं। एक रिएक्शन। नहीं, ट्रंप तो आगे आए हुए हैं ही, पुतिन आने के लिए तैयार हैं क्या, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन ट्रंप तो ये कह रहे हैं ना कि मैं बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। कह रहे हैं ना क्योंकि आप वो अलास्का की जो मीटिंग है पुतिन के साथ की, वो अलास्का की जो मीटिंग है पुतिन और ट्रंप की, उसको याद कीजिए ना। ट्रंप है ना, उसको, हाँ, ये उसी की तस्वीर है। और उस दिन मतलब मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने अपने से भी आगे बढ़कर काम किया कि ट्रंप पुतिन से पहले वहां पहुंचे एयरपोर्ट पे, और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम किया। हाँ, रेड कारपेट वेलकम किया और फिर उस मीटिंग को किया। और वो भी पुतिन की शर्त पे थी, अलास्का में जो मीटिंग हुई थी कि वहां पर ही मीटिंग की जाए, जो नहीं तो वॉशिंगटन में भी हो सकती थी मीटिंग तो, लेकिन वो वहां नहीं की गई। तो ट्रंप कुछ आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। और ट्रंप को लग रहा था कि आप पुतिन भी मान जाएंगे, जैसे पुतिन और मुनीर की स्पेलिंग में 3 शब्द हो, लेकिन फर्क है ना। लेकिन ट्रंप अगर बाद में ये बोल दे कि रूस तो कागज का शेर है, हाँ, और यूक्रेन को इतने दिन के अंदर 7 दिन में जीत लेना था, अभी तक वो यूक्रेन को जीत नहीं पाया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी फिर मतलब पुतिन को उकसाने वाली कार्रवाई की। और जिस तरीके से उन्होंने फिर बाद में यूक्रेन को कसर हाथ छोड़ दिया कि भैया जो पुतिन मांग रहे दे दो, 20% जमीन ले रहा है दे दो, और तुम तुम्हारा हिस्सा निपटाओ, अपना मामला निपटाओ आपस में मिलकर, मैं क्या कर सकता हूँ। बीच में आप कहते हैं कि टॉमहॉक मिसाइल हम देंगे यूक्रेन को, फिर बाद में जब यूक्रेन के जेलेंस्की खुशी खुशी जाते हैं कि अब मुझे मिसाइल मिलने वाली है, तो उसे आप डांट के भगा देते हो कि कोई मिसाइल नहीं मिलेगी, तुम तुम्हारे मामले पे निपटो। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रंप का जो व्यवहार, जो जेडी वेंस कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के मिलने से किसी को परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अलास्का में बैठने के बाद भी आप कोई रास्ता निकाल नहीं पाए ना। ट्रंप साहब से नाराज नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब से आप नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि आप ये नहीं समझते कि ट्रंप साहब को एज ऑफ नाउ समझना चाहिए। आज क्या है, अब आप इसको परसों तक भी वही ले जाते हैं कि ट्रंप साहब परसों भी वैसा बिहेव करेंगे। अलास्का की मीटिंग के बाद थोड़ा भी कोई अगर पॉजिटिव नजर आता तो लगता ना कि आगे मुलाकात होगी। अंदर का बच्चा भी है, हाँ, तो वो एज ऑफ नाउ बच्चा ही भूल जाते हैं, लड़ते हैं तो सब सामान वामान तोड़ डाला, फिर भूल जाते हैं। लेकिन मतलब जब पुतिन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पुतिन ने क्या कोई ऐसा जो बातचीत अलास्का में हुई थी उसको तोड़ा? अभी तक तो ऐसा नहीं सुनाई दिया। असली मुश्किल ट्रंप के साथ है। आपके पास बार्गेन टेबल पर कुछ बात करने के लिए है क्या? नहीं। आप अगर सिर्फ हर वक्त दिखावा करने चाहते हैं, आप यूरोपीय यूनियन के नेताओं को बुलाते हैं, अचानक ओवल ऑफिस में फोन लगा देते हैं, मैं पुतिन को फोन करता हूं अभी। ऐसे कोई डील होती है? मैं नेगोशिएशन करने के लिए एक बिंदु है, वो मैं एक खबर के तौर पर आपके सामने रखती हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी संकट में है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की का किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। ज़ेलेंस्की सरकार 900 करोड़ रुपए के घोटाले में फंस गई है। ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद लोग सड़क पर हैं और ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन में जांचकर्ताओं ने जिस मंत्री पर अरबों रुपए के गबन का आरोप लगाया है, वह ज़ेलेंस्की के बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं। मंत्री का नाम तिमूर मिंडिच है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का आरोप ऐसे समय पर लगा है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चरम पर है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे पुतिन का षड्यंत्र है। ज़ेलेंस्की को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाकर पुतिन आसानी से युद्ध जीतना चाहते हैं। अब मैं जो जहां लेकर आ रही थी हर्षवर्धन जी आपको, वो ये है कि अब कोई भी कर रहा हो, पुतिन कर रहे हो, ट्रंप कर रहे हो, कौन इसके पीछे क्या है, या घोटाला असली है नकली है, मैं उसमें नहीं जा रही हूं। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की अपने पद से हटते हैं तो युद्ध रुकने की संभावना बनती है। ऐसा है? नहीं, कैसे युद्ध रुकने की संभावना बनेगी? नहीं, जब आप नेटो कंट्रीज के साथ हैं, जब आप अमेरिका के साथ हैं, और बेसिक जो लड़ाई है वो कोई रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है। बार बार यही बात, बेसिक लड़ाई है उस क्षेत्र में किसका कब्जा रहेगा, कौन बॉस होगा।
जब आप इस लड़ाई में जाते हैं, और ठीक है दोनों तरफ से कह सकते हैं कि एग्रेसर है चाइना, फिर ये भी कह सकते हैं आप चाइना के बगल में नाटो को बिठा देंगे तो भला वो क्यों बर्दाश्त करेगा, तो दोनों के पक्ष बड़े मजबूत हैं। ऐसे में दोनों को थोड़ा कदम पीछे खींचने की जरूरत है, कहीं तो जाकर उनको बातचीत करनी पड़ेगी। और एक बार लग रहा था अलास्का की बातचीत के बाद, फिर जब ओवल ऑफिस से बात की ट्रंप ने, तो लगा कि कुछ बिंदुओं पर बात बन गई। उसका ट्रंप पब्लिकली कहते हैं कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा पुतिन से मिलकर। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलकर टाइम वेस्ट होता है, वो भी जब आप एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप में बहुत सी ऐसी, जिसको कहते हैं कि वो फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे बिजली आती जाती है, जैसे पुराना ट्यूबलाइट हो जाता है ना, तो जलते जलते जल जाता है फिर बुझ जाता है, तो ट्रंप की भी स्थिति वही पुराने ट्यूबलाइट जैसी हुई है। वो दुनिया को रोशनी देने की स्थिति में नहीं है, अमेरिका को भी रोशनी देने की स्थिति नहीं, इसीलिए कोई मध्यस्थता भी नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि रूस और यूक्रेन को युद्ध ट्रंप के बस की बात नहीं है इसको रोकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हो। जिस तरीके से पुतिन का प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है, जेलेंस्की का जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है, और 5 तारीख को तो पुतिन आ ही रहे हैं, 5 दिसंबर को बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्रंप नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, ये सच है कि अगर नरेंद्र मोदी इसकी मध्यस्थता करें और अमेरिका इसमें, जिसको कहते हैं भेड़ चाल अपनी न चले, तो ये समझौता नरेंद्र मोदी ही करा सकते हैं, कोई और नेता कराने की स्थिति में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है स्थितियां इतनी सामान्य नहीं है। जितने हिस्से यूक्रेन का, जिसे हम कहते हैं अपने कब्जे में ले लिया है, जमीन जिसे कब्जे में ले लिया है, और सेनाएं रोज उसकी आगे बढ़ ही रही है, वैसे में जितना ले लिया है वो इलाका है जहां पर रसिया ये क्लेम करता रहा है कि ये हमारे ही लोग हैं वहां पे, और उससे वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है, हाँ रशियन, और वो रशियन लोग जो वहां रशियन हैं वो भी चाहते हैं कि वो यूक्रेन का हिस्सा न रह करके वो रसिया का हिस्सा रहे। ऐसी स्थिति में रसिया वहां से अपने पीछे कदम तो नहीं हटा सकती है। और ये मुझे लगता है कि ये जो अखबारों ने रिपोर्टिंग की थी कि पुतिन इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो जमीन रशिया ने कब्जा किया है वो जमीन नहीं छोड़ेगा। रह गई बात कि फिर युद्ध हुआ ही क्यों था, और यदि नाटो का मेंबरशिप ही नहीं मिलता है उसको, तो आखिर नाटो ने प्राप्त क्या किया और जेलेंस्की ने क्या प्राप्त किया? तो जेलेंस्की के लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ खोने के अतिरिक्त है। नाटो की इज्जत जो है वो बची नहीं है, क्योंकि रसिया को वो पीछे मोड़ नहीं सकते हैं। और ये जो करप्शन बम फटा है रागी जी, ये जो करप्शन बम फटा है, अब इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है कि वाकई में कॉन्कॉक्टेड है या वाकई ऐसा हुआ है, लेकिन यदि इस्तीफा देना पड़ा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सच्चाई थी, जिसे जेलेंस्की ने भी स्वीकार किया। इसके छींटे जेलेंस्की तक कितने पड़ने हैं और जेलेंस्की को इसके एवज में क्या भुगतान? यदि एक शर्त थी, ये भी थी कि युद्ध रुक सकता है यदि जेलेंस्की इस्तीफा दे दें। एक बात हाँ, ये यही मैं बता रही हूँ, जो शुरुआत में एकदम बातचीत हो रही थी, तो उसमें से एक शर्त जेलेंस्की के इस्तीफे की भी थी। क्या ये नाटो और अमेरिका एक, जिसे हम कहते हैं फेस सेविंग रास्ता ढूंढ रहा है कि जेलेंस्की इसके उतर जाएं? जेलेंस्की इस्तीफा नहीं, इनकेस यदि ऐसा होता है, भ्रष्टाचार के आरोप में लोग सड़क पर उतरते हो, जेलेंस्की को इस्तीफा दे देना पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या रसिया इस बात को मान लेगा कि हाँ युद्ध यहीं पर रुक जाना चाहिए, तत्काल युद्ध विराम कर दे, बाकी जो टेरिटरी का निगोशिएशन हो आगे होता रहेगा। जेलेंस्की साहब पर आप बात इतनी लंबी करें, ट्रंप साहब की बात नहीं, कि बाइडेन जब गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि अब युद्ध कहीं नहीं होंगे दुनिया में, युद्ध रोक देंगे। तो बाइडेन देखिए, शुरू का जो क्रिटिसिज्म है ट्रंप का बाइडेन को लेकर के कि लड़ाई किससे थी, चाइना को कॉर्नर करने की थी, लेकिन चाइना और रसिया को दोनों खड़ा कर दिया, एक साथ ला करके खड़ा किया। तो ये तो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर ये था कि भारत और चाइना को भी पास लिया है, भारत और चाइना भी पास में आ गए। मतलब ये जो अमेरिका जो बार बार कहते हैं कि भाई ट्रंप ने इतनी बड़ी गलती कर दी भारत पर टैरिफ लगाकर, कि भारत और चीन वापस करीब आने की स्थिति में चले गए। भारत को और चीन को आपने बहुत करीब ला दिया है। तो ट्रंप तो अगर देखे जाएंगे तो सारे लेवल पर ट्रंप फेल हुए, चाहे घरेलू मामला हो, वो अपने घरेलू मामले पे भी फेल हो गए। इतना लंबा लॉक आपका शटडाउन डला हुआ था आपके ऊपर कि आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे थे, अभी जाकर वो 48-40 दिन के बाद वहां पर शटडाउन खत्म हुआ, इतना जो लंबा लगा था वहां पर। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप का अपना बिजनेस तो बूम कर रहा है ना, वो बतौर राष्ट्रपति वो क्या साबित हुए नहीं हुए, सबको कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार हम इसको गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, जब हम ये युद्ध को पुतिन और जेलेंस्की का युद्ध मान रहे हैं।